All the students you most welcome in our quantum world, the second part of our sharing. तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे आप लोग बताइए, पिछले लेक्चर में समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। तो आज उसी लेक्चर का जो सेकेंड पार्ट है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि दोनों देश में जो दोनों देश था उसमें देखे हम लोग की जो लैंग्वेज का देखते कॉम्पोजिशन था दोनों देश का बहुत कॉम्प्लेक्स था। तो पता नहीं कौन किस देश में कौन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, हमको सबको तो यही सस्पिशन है। तो चलिए सस्पिशन को क्लियर करते हैं और शुरू करते हैं आज का सेकेंड पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग, जो में बेल्जियम था और जो श्रीलंका था। ठीक, दोनों देश में लैंग्वेज का कॉम्पोजिशन अलग अलग था, लेकिन दोनों देश का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना जरूरी था। तो सब आपस में बोल रहे थे कि ये बनेगा ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बनेगा ऑफिशियल लैंग्वेज। तो चलिए आज उस सस्पेंस को क्लियर ही करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका में से हम लोग बात करेंगे सबसे पहले श्रीलंका की। तो श्रीलंका में ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बनाया गया और कौन सा बना और क्या बना और बनने से क्या फ़ायदा हुआ और क्या घाटा हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका का मतलब है कि बहुसंख्यकवाद इन श्रीलंका। जैसे कि हम लोग देखे थे कि श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी का जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले थे श्रीलंका में, तो वो ज़्यादा जनसंख्या में। ठीक, तो उसी सब का क्या होता है कि मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका हो जाता है, बहुसंख्यकवाद। अब जो ज़्यादा मात्रा में थे, जो ज़्यादा परसेंटेज में थे, ठीक, अब उन्हीं को सोच करके इस लॉ को बनाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर कोई भी कंट्री अगर डाइवर्सिटी है तो वहाँ किस तरह से, पहले यहाँ देख लीजिए। यहाँ कोई भी अगर कंट्री जिसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी है, बहुत सारा क्या है डाइवर्सिटी, ठीक, बहुत सारा डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पर पावर शेयरिंग दो टाइप से होता है। एक होता है मेजोरिटेरियनिज्म और एक होता है एकोमोडेशन। एक होता है मेजोरिटेरियन और एक होता है एकोमोडेशन। ठीक, एकोमोडेशन। अब जो दोनों कंट्री, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका, अब दोनों क्या करता है कि पावर शेयरिंग को किस टाइप से करता है, मेजोरिटेरियनिज्म को देखते हुए करता है या फिर एकोमोडेशन को देखते हुए करता है। तो हम लोग बात करते हैं श्रीलंका का। ठीक, तो श्रीलंका में क्या होता है कि इसमें मेजोरिटेरियन को देखते हुए पावर को शेयर किया जाता है। मतलब कि जो ज़्यादा संख्या में है ना उस देश में, ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले, तो सिन्हाला थे। ठीक, तो उन्हीं को देखते हुए और इसमें पावर का शेयर किया जाता है। अब होगा क्या कि अगर पावर शेयरिंग किसी ज़्यादा को देखते हुए होगा, तो जो जिसके जनसंख्या कम होगा उनके साथ तो भेदभाव होगा। कुछ इसी टाइप का होता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इन 1948, अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत, भारत का जो भारत है, भारत कितना 1947 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था भारत। ठीक, उसी के जस्ट एक साल बाद 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था। ठीक, तो श्रीलंका 1948 में क्या इमर्ज एट ए इंडिपेंडेंस कंट्री, एक क्या इंडिपेंडेंस कंट्री बन चुका था। कौन? श्रीलंका 1948 में। ठीक, अब उसके बाद हुआ क्या कि जो यहाँ पर था, यहाँ पर तो ज़्यादा संख्या बोलने वाले कौन थे? सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे। अब जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, अब वो सब के थ्रू जो इलेक्शन होता है और उसमें जो गवर्नमेंट बनता है। ठीक, अब गवर्नमेंट में भी क्या कर सकता है था, अब जो ज़्यादा संख्या में, क्योंकि उसको तो जीतना है, अब ज़्यादा संख्या में तो उसी का सुनेगा। ठीक, अब होता क्या है कि अब जो डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी, अब जो सरकार है उसके ऊपर किसका प्रभाव हो जाएगा? मेजोरिटेरियन का, क्योंकि वह ज़्यादा संख्या में। अब मेजोरिटेरियन कौन थे? सिन्हाला कम्युनिटी वाले, सिन्हाला बोलने वाले। अब सिन्हाला लोग का पावर ज़्यादा प्रभाव किस पर गया? गवर्नमेंट के ऊपर। अब होता है कि एज ए रिजल्ट, जिसके कारण क्या हुआ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन टू एस्टैब्लिश द सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब होता क्या है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिकली गवर्नमेंट है, मतलब जो सिन्हाला के जो गवर्नमेंट बने, ठीक, अब जो श्रीलंका के जो गवर्नमेंट बने, अब सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ज़्यादा बोलने वाले थे, अब उन्हीं के द्वारा जो गवर्नमेंट चुनेगा। ठीक, और वह गवर्नमेंट चुन करके वहाँ का तो गवर्नमेंट में आ गए, सरकार बन गए। लेकिन हुआ क्या कि अब जीते तो वो जो वहाँ के जो गवर्नमेंट जीता, वह गवर्नमेंट किससे जीता? सिन्हाला वाले से जीता। और सिन्हाला क्या थे? ज़्यादा जनसंख्या में बोलने वाले लैंग्वेज से वहाँ पर।
अब गवर्नमेंट भी क्या कर सकता था, क्योंकि वह जीता है इसी की मदद से। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि अब होगा क्या कि जो वहाँ जो सिन्हाला है उसका सुप्रीमेसी ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि उसको अगर कम पावर दिया जाए या फिर पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तब अब होगा क्या कि दोनों में फिर मतभेद हो जाए, क्योंकि वो बोलेगा कि हम आपको इतना ज़्यादा वोट से जिता दिए, हम ऐसे वैसे, तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, लेकिन सिन्हाला को ज़्यादा सुप्रीमेसी दे दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब सिन्हाला को क्या कर दिया कि ऑफिशियली अनाउंस्ड हो गया क्या कि जो सिन्हाला क्या जो सिन्हाला था उसको ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा, क्योंकि उसी का सरकार बना था, तो सिन्हाला को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अब 1946 में एक एक्ट आता है, ठीक। अब उस एक्ट में क्या पूरा डिक्लेयर कर देता है क्या कि सिन्हाला को क्या बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज, कहाँ का श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन बन गया अब सिन्हाला, कब? तो 1956 में 1956 में एक एक्ट पास कर दिया। उस एक्ट के थ्रू क्या डिस्क्राइब कर दिया, एक्सप्लेन मतलब पूरा फाइनल ऑफिशियली कर ही दिया कि सिन्हाला क्या बन गया ऑफिशियल लैंग्वेज, कहाँ का? श्रीलंका का। अब उसके बाद होता क्या है, अब सिन्हाला क्योंकि वहाँ पर बोलने वाले के सिन्हाला भी थे, तमिलिज्म भी थे, ठीक। तो बोलने वाले अलग अलग थे, इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल। अब देखते हैं ये लेकिन गलत कर दिया, क्योंकि उसको अगर वहाँ पर लैंग्वेज बनाना चाहिए तो दोनों को देख करके बनाना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ किसको दिखा, मेजोरिटेरियन की, इसीलिए इसका नाम है कि बहुसंख्यकवाद इन श्रीलंका, मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका। अब होता क्या है कि प्रिफर्ड पॉलिसी फॉर द सिन्हाला अब जॉब, एजुकेशन और गवर्नमेंट, क्योंकि सिन्हाला का वह गवर्नमेंट सिन्हाला का बना था, ठीक। अब उसी को हर चीज़ का डोमिनेंस मिलने लगा, उसी का प्रभाव था, उसी को हर चीज़ का बढ़ावा मिलने लगा। अब होता क्या कि जितना भी जो जॉब्स था, एजुकेशन सेक्टर था या फिर जो भी गवर्नमेंट का सेक्टर था, वो सब में किसको बढ़ावा मिलने लगा, सिन्हाला वालों को मिलने लगा। अब सिन्हाला वालों को मिलने लगा तो होता क्या कि तमिलिज्म थे, उनको क्या महसूस होने लगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक। अब जो तमिलिज्म थे उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, भेदभाव होने लगा, उनको इस तरह से फील होने लगा, क्योंकि भाई अगर देखिए हर जगह ज़्यादा बढ़ावा इसी को मिल रहा है, सिन्हाला वाला के जॉब हो, एजुकेशन हो या फिर गवर्नमेंट का कोई सेक्टर हो, वहाँ पर इन लोग को ज़्यादा बढ़ावा मिलते जा रहा है। अब ज़्यादा बढ़ावा मिलने से इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, तब इन लोगों को क्या बहुत बुरा लगा, क्योंकि अपने ही देश में रह करके और उसको डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ भेदभाव होता है, कितना खराब लगेगा। जैसे कि मान लेते हैं अपना अगर भारत की बात करें तो हमारे भारत इतना सुंदर देश है, लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे देश से आज़ादी के समय जब अंग्रेज यहाँ से गया था तो क्या बोला था कि आपका देश भारत बहुत सुंदर है, ठीक, बहुत सुंदर है आपका देश, यहाँ पर हर चीज़ है, लेकिन आपका देश में एक बहुत बड़ा दाग है। वह दाग क्या है? जातिवाद का दाग। यही यहाँ पर क्या है, भेदभाव, हमारे देश में भेदभाव बहुत है भारत में, ठीक। डिस्क्रिमिनेशन हिंदू मुस्लिम है, सिख ईसाई, खास करके भारत में ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम होता है। और ऊपर से देखें तो यहाँ पर हिंदू के अंदर बहुत सारा कास्ट है, उससे रिलेटेड बहुत सारा भेदभाव होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा देश खुद ब खुद कमज़ोर होते जा रहा है, अंदर से पूरा खोखला होते जा रहा है। बाहर से दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से खोखला होते जा रहा है। जिस तरह की एक बहुत ही मोटा लकड़ी का क्या कहें, बहुत मोटा बहुत मोटा लकड़ी का एक पिलर का है, ठीक है? लेकिन उस पिलर के अंदर क्या है कि पूरे में दीमक लगा हुआ है। बाहर से देखने में तो बहुत सुंदर, बहुत मोटा लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या बहुत खोखला होते जा रहा है। वही हमारा देश है, जो कि दिन प्रतिदिन खोखला होता जा रहा है, भेदभाव हो रहा है, ठीक? अब उसी तरह होता क्या है कि यहाँ पर श्रीलंका में भी भेदभाव होने लगा, किनके साथ? जो तमिलिज्म थे, ठीक? अब उनके साथ अलग टाइप का फ़ील होने लगा, अलग-अलग, ठीक? कि नहीं हमारे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है, ठीक? तो अब एज़ ए रिज़ल्ट अब होता क्या है कि रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी क्या होता है कि स्ट्रेंड ओवर टाइम टू टाइम। अब जैसे ही समय बीतते गया, क्योंकि उनके साथ अब तमिलिज्म जो लोग थे, उनके भी कितना दिन बर्दाश्त करते? बहुत दिन, 10 साल, 15 साल 2 साल, 4 साल, इतना दिन बर्दाश्त किया, लेकिन इनके साथ रेगुलर टाइम जैसे ही बढ़ते जा रहा था, कंटिन्यूअसली इनके साथ भेदभाव भी बढ़ते जा रहा था, ठीक? और इनका उतना बढ़ावा नहीं था, इनको कोई पूछता भी नहीं था, ठीक? अब होता क्या है कि समय बढ़ते गया और इन लोगों किनका सिन्हाला और तमिल के बीच में अब क्या बर्दाश्त खत्म हो गया। अब कितना लोग, एक लिमिट होता है कि बर्दाश्त करें, अब उस बर्दाश्त से बाहर हो गया और सिन्हाला और तमिल के बीच में क्या हो गया कि तनाव बढ़ने लगा। जैसे समय बढ़ता है तनावपूर्ण समय आता गया और तनाव बढ़ते गया दोनों के बीच में। अब 1980 में
अब 1980 में क्या हुआ कि तमिल डिमांड इक्वालिटी। अब जो तमिल जो लैंग्वेज बोलने वाला था, अब क्या वो अब प्रोटेस्ट करने लगा और बोले क्या कि नहीं, हमको भी क्या दो, इक्वालिटी, हमको भी समानता का अधिकार दो, हमारा एक ऑटोनॉमी बना दो। बोला कि हमारा एक क्या, ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर ज़्यादा मेजोरिटी वाले तो रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन श्रीलंका में ही हमें एक जगह एक अपना स्वराज्य दे दिया, हम लोग वहाँ खुश रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भले ही अपना लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे थे, दीजिए, अपने रहिए खुश, लेकिन हमको इसी देश में एक छोटा सा जगह दे दीजिए, वहाँ हम लोग अपना रहेंगे, अपना गवर्नमेंट बनाएंगे और अपना ही खुश रहेंगे। ठीक, आप लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करिए हम लोग का, हम भी आप लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अब होता क्या है कि नहीं देता, और जो ऑटोनॉमी बोला था, ठीक, बोला था कि तमिल बोला था ना कि हमको इक्वालिटी दे दीजिए, हमारा अपना एक स्वराज दीजिए, ठीक, अब वो नहीं दिया। अब होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलेमा, ठीक, वो बोला कि श्रीलंका में ही LTT, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलेमा नाम के एक फॉर्मेशन, नाम के एक बनाया गया, ठीक, संगठन। अब बोला कि हमको श्रीलंका में एक ऐसा जगह दे दीजिए जहाँ हम लोग अपना रहेंगे। अब वो जगह किस साइड का, मान लीजिए ये है श्रीलंका, ठीक, ये श्रीलंका है, ठीक, ऐसे नहीं, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का श्रीलंका है। अब श्रीलंका में वो लोग क्या बोले कि हमारा जो तमिल इलेमा नाम का जो रहेगा ना ऑर्गेनाइज जो गवर्नमेंट, वो कहाँ रहेगा, नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक, नॉर्थन और ईस्टर्न, मतलब कि इसके बीच में यहाँ पर रहेगा क्या, यहाँ पर ही हमारा फॉर्मेशन LTTE, यहाँ पर ही हम लोग रहेंगे, अपना तमिल वाले खुश रहेंगे, आप लोग भी अपना इधर पूरे से रहिए, मेजोरिटी में कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये लोग मांग लिया, ठीक। अब मांगने पर हुआ क्या, अब इन लोग के देश के अंदर भी तो भेदभाव हो ही रहा था। अब इतना भेदभाव हो रहा है, अब मांग कर क्या ही गलत कर दिया भाई, मान लीजिए देश में इतना भेदभाव हो रहा है, तो बोला कि आप लोग रहिए, आप खुश रहिए अपना सिन्हाला कम्युनिटी के साथ, सिन्हाला गवर्नमेंट के साथ, लेकिन हम जो थोड़े से लोग हैं, हमको एक अपना दे दीजिए जगह, वहाँ हम लोग खुश रहेंगे, हम ना आपके कोई दिक्कत होगा ना हमको कोई दिक्कत है। लेकिन अब होता क्या है कि ये लोग वो भी नहीं देता है। अब तो देखो, अब तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, ठीक। अब दे भी नहीं रहा है और अंदर भेदभाव भी नहीं खत्म कर रहा। अब आप लोग मान लीजिए अगर आपके संदेश हो तो आप क्या करिएगा? क्या करिएगा? बस वही जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ हुआ इधर। अब देखिए हुआ क्या कि लॉन्ग सिविल वार, अब क्या एक बहुत बड़ा सिविल वार छिड़ गया, कब, एकदम 1983 से 2009 तक, एकदम लगातार 1983 से 2009 तक लगातार एकदम सिविल वार एकदम हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, लोग मर रहे हैं, उससे मतलब नहीं होते एकदम, दोनों कम्युनिटी में सिन्हाला और तमिल में आपस में एकदम तगड़ा युद्ध चल रहा है, कब से 1983 से 2009 तक। अब जिसके कारण क्या युद्ध तो चल रहा है, लेकिन अब हुआ क्या, जिसमें 1000 युद्ध का लास्ट कब हो गया, 2009 में युद्ध खत्म हुआ, ठीक। कब से चला था, 1983, 1983 से 2009 तक चला, 2009 में जाकर के यह युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन अब देखिए अब देश का क्या हो गया। अब देखिए उसमें क्या, थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल थे वो क्या, वो दोनों कम्युनिटी का क्या हो गया, मर गए। अब हजारों की संख्या में दोनों कम्युनिटी, कौन, सिन्हाला और तमिल, दोनों कम्युनिटी के लोग मर गए। अब बहुत सारे जो फैमिली थे, ठीक, बहुत सारे फैमिली जगह नहीं देश ही छोड़ दिए, यह कंट्री को ही छोड़ दिए, कितना लिवलीहुड जो था वो सब बर्बाद हो गया, ठीक, सब देश को छोड़ दिए। अब होता क्या है कि व्हाट, सिविल वार। अब बताइए, अब जो सिविल वार होगा, अब सिविल वार होने से क्या होगा, देश को तो कुछ फायदा होगा नहीं, फायदा होगा बिल्कुल नहीं होगा फायदा। अब होगा क्या, ये सिविल वार चल रहा है, सिविल वार में हुआ कि दोनों कम्युनिटी के लोग लड़ रहे हैं आपस में, जो पैसा था उसे बम बारूद खरीद करके पैसा भी इसी में बर्बाद होते होते जा रहा है, प्लस में जो ढांचा था, जो देश का एक बढ़िया एक सिस्टमेटिक वे था, वो सब खराब हो गया, ठीक। उसके बाद जो बहुत सारे लोग मर गए, इससे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एजुकेशन डेवलपमेंट है, पूरी तरह से जो डेवलपमेंट बढ़ रहा था ना श्रीलंका का, वह धड़ाम से गिर गया। अब उसका पूरा जो इकोनॉमिक स्थिति था एकदम चरमरा गया देश का, क्योंकि सिविल वार होगी, कितना देखो कितना दिन तक चलते रह गया, 1983 से 2009 तक चलते रह गया, ठीक। और लगातार इतना साल तक चलते रह गया सिविल वार, तो किसी भी देश का स्थिति तो खराब हो ही जाएगा। और उसी से हुआ क्या कि ये सब जो इसके क्या टेरिबल सेटबैक हुआ, ठीक, इसका एक बहुत भयानक बाधा आ गया इस देश में। और हुआ क्या कि सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक लाइफ इसका क्या हो गया, डैमेज हो गया, किसका, श्रीलंका का। अब देखिए,
अब फाइनली क्या हो गया, पता चल गया ना। फाइनली ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब क्यों हुआ, यहाँ पर पावर शेयरिंग। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि पावर शेयरिंग पढ़ना क्यों जरूरी है। और पावर शेयरिंग सिर्फ चैप्टर तक ही सीमित नहीं, हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हर जगह पावर शेयरिंग का जरूरत है। अब देखिए ये जो श्रीलंका है, अगर दोनों कम्युनिटी, यह ध्यान से देखता कि नहीं, हमारे देश में अगर हर एक डाइवर्सिटी के लोग रह रहे तो सबको इक्वालिटी दे, समानता का अधिकार सबको देता। ये चीज तो होता नहीं। अगर सब एक समान रहते, क्या ही हो जाता है लैंग्वेज से। अरे कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज मान लेते, बना ही देते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनके साथ जो एजुकेशन में, जो गवर्नमेंट और जो जॉब में भेदभाव हो रहा था, सिन्हाला कम्युनिटी को एकदम, जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो सिन्हाला थे, उनको क्या खूब बढ़ावा मिला, और जो तमिल लोग थे उनको नहीं मिल रहा था। अब इन लोग मान लीजिए सिन्हाला को बनाइए दिया ऑफिशियल लैंग्वेज, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर इनको ये सब जगह अगर भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता श्रीलंका में, ठीक। अब हुआ क्या, कुछ फायदा तो नहीं, नुकसान ही नुकसान हुआ। अब इससे क्या, देश का भी नुकसान हो गया, कुछ लोग भी मर गए, कुछ लोग देश छोड़ दिए, कितनों का परिवार बिखर गया। अब सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा जब ये चीज हुआ होगा उस देश में। भगवान ने करे कि हमारे देश में ऐसा हो। अगर अभी से हम लोग अपने युवा अगर सब संगठित रहे, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर क्या बोले थे, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एडिटेड, शिक्षित रहे, संगठित रहे और संघर्ष करिए, ठीक। अगर हम लोग एक हो करके, क्यों हम लोग बटे, अरे भाई भाई हम लोग सब भाई है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था ना भाई, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके खून जब एक ही नदी में बहा था, तो उस समय बांटने वाला कौन था, ठीक, कोई नहीं था। हमारा देश एक था, एक है और एक रहेगा। अगर हम लोग, हम युवा अगर जागे, हम युवा अगर उठे, अगर एक साथ हो करके इस देश को ले चले, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। हमारे देश का जो संविधान है ना बाबू, बहुत मजबूत संविधान है, सबसे बड़ा लिखा संविधान है, ठीक। तो पावर शेयरिंग समझ ही गए कि कितना जरूरी है जीवन में। एक बात आप लोग को बताते हैं कि आप लोग देखिए बाबू, कोई सब्जेक्ट अगर आपको समझ में आ रहा है ना और कोई नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी पावर शेयरिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक। आप अपना जो टाइम है ना, जो सब्जेक्ट ज़्यादा समझ आ रहा है तो उस पर आप ज़्यादा दे दे रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप पावर शेयरिंग करके चलिएगा, सबको इक्वली, जो नहीं आ रहा है उस पर देख लेंगे फोकस, लेकिन इक्वली अगर टाइम हम लोग देंगे, ठीक, तो हम लोग क्या होगा कि जो डेवलपमेंट होगा, जो हम लोग का जो ग्रोथ होगा हम लोग का एजुकेशन सेक्टर में, क्या होगा, एकदम बहुत तेजी से भागेगा। और हम लोग किसी भी एग्जाम को अगर पास कर दे, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के नहीं कर सकते, ठीक। तो पावर शेयरिंग लाइफ में भी जरूरी है, पढ़ाई में भी जरूरी है और जीवन में जरूरी है, देश में भी और घर में भी पावर शेयरिंग का जरूरत होता है, ठीक। आखिर अगर घर का बंटवारा क्यों हो जाता है अपने देश भारत में, चाहे हर जगह लगभग कहीं कहीं होता है, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा ही होता है, शादी के बाद घर का बंटवारा हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पावर शेयरिंग बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर किसी, मान लेते कोई दो भाई है, ठीक, अब दो भाई के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन गलत है, कोई भाई ज़्यादा एंजॉय कर रहा है पावर, किसी को दबते ही जा रहा है, किसी परेशान ही परेशान। अब इससे कारण क्या होता है, घर का बंटवारा हो जाता है। तो देखिए पावर शेयरिंग कितना जरूरी है, ठीक। तो पावर शेयरिंग सिर्फ क्लास 10th का पॉलिटी का कोई चैप्टर नहीं है, यह जीवन की रंग रंग में बसने वाले यह एक चीज है। इसलिए बोला जाता है कि शिक्षा, दो व्यक्ति शिक्षित और अशिक्षित में यही अंतर रहता है कि शिक्षित व्यक्ति किसी चीज को सोच समझ कर निर्णय लेता है और शिक्षित व्यक्ति को किसी चीज के पता नहीं रहता है और जो एग्रेसिव होकर के कोई भी निर्णय ले लेता है, ठीक। तो क्या कहे, कितना बोले, ठीक, बोलते चले जाएंगे, समय भी आप लोग का लेक्चर बड़ा होता जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग जीवन में जो एजुकेशन है ना उसको आप जीवन में उतारिए, उसके बाद देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, ठीक। तो श्रीलंका में देख लीजिए, यहाँ पर पावर शेयरिंग गलत हुआ जिसके कारण क्या होगा, सिविल वॉर हो गया। अब देखते हैं कि जो बेल्जियम है वहाँ पर पावर शेयरिंग किस टाइप से करता है और उसका डेवलपमेंट होता है कि उसका फॉलिंग हो जाता है, ठीक। देखते हैं, चलिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग अब इसको मिटाते हैं, ठीक। ठीक है, तो देखते हैं कि अब देखते हैं इधर हम लोग की जो एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक, अब होता क्या है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो चलिए, एकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो हम लोग श्रीलंका के केस में देख लिए थे कि वहाँ पर पावर शेयरिंग गलत तरीके से हुआ, मेजोरिटी को देख करके होता है। अब एकोमोडेशन मिले, एकोमोडेशन इन बेल्जियम का मतलब है कि समाजवादी इन बेल्जियम।
अब यहाँ के गवर्नमेंट क्या करता है कि कुछ जो श्रीलंका क्या उस तरह से नहीं करता, यहाँ पर पावर को शेयर तो यहाँ भी करता है, लेकिन यहाँ पाथ अलग दूसरा रास्ता चुनता है, ठीक। बेल्जियम लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ, जो वहाँ के जो सरकार थे बेल्जियम का, ठीक, वहाँ पावर शेयरिंग को कुछ अलग तरीके से देखते हो पावर शेयरिंग क्या है। दे रिकॉग्नाइज्ड वह पहचान जाते हैं कि यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है, ठीक, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ठीक, यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ रीजनल डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है और कुछ डाइवर्सिटी है यहाँ पर वह उनको पहचान आ जाते, वह महसूस करते कि नहीं, हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले भी है, बहुत सारे कल्चर से, बहुत सारे धर्म से है, ठीक। तो ये सब चीज़ को देखते हुए, ठीक, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 1970 से लेकर के 1993, ठीक, 1970 से 1993 के बीच में वह कितना 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार लाते हैं, 4 बार अपने संविधान को अमेंड करते हैं, ठीक, चार बार, ठीक। अब 4 इम्पोर्टेंट मॉडल्स ऑफ अमेंडमेंट, अब वह जो 4 बार जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करते हैं, 4 बार जो सुधार करते हैं, अब वो होता क्या है, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पावर सेन कितना बढ़िया से हो रहा है, अभी से देखिए यहाँ को जो सरकार है वो देख ली कि नहीं हमारे देश में क्या है, कुछ ना कुछ कल्चरल या रीजनल डिफरेंस है, ठीक, डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो इस सबको बराबर देखते हुए अब सरकार ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा है, ठीक। इस सबको बराबर देखते हुए अपने संविधान को देखिए, लोगों के लिए अपने संविधान को 4 बार क्या करते हैं, अमेंड करते हैं। अमेंड मतलब होता है कि 4 बार क्या करना, संशोधन करना, मतलब कि उसमें चेंजिंग करना। तो अपने संविधान को लोगों के अनुसार 4 बार बदलते हैं, ठीक, देखते हो। अब चारों जो अमेंडमेंट था, 4 प्रकार का सुधार था, क्या था, हम लोग देखते हैं एक-एक करके। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब एक-एक करके हम लोग जो जितना जो अमेंडमेंट था, सारा अमेंडमेंट को देखते हैं कि किस अमेंडमेंट में क्या था, चारों क्या-क्या था, चलिए। ठीक है, तो हम लोग जो चारों जो अमेंडमेंट था उसमें से क्या एक-एक अमेंडमेंट को करके समझते हैं। पहला अमेंडमेंट जो संविधान में कहाँ के बेल्जियम के संविधान में जो पहला संशोधन क्या था, पहला संशोधन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंटर गवर्नमेंट एंड नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक दैट डिसीजन यूनिलैटरली, ठीक। जो पहला क्या बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर जो डच स्पीकिंग है, ठीक, और जो कौन डच स्पीकिंग और जो फ्रेंच, जो बेल्जियम में डच और फ्रेंच बोलने वाले, ठीक, वह सेम इक्वल जो जितना मान लें 4 मिनिस्टर, उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट पे 2 मिनिस्टर डच बोलने वाले बैठेंगे और 2 मिनिस्टर कौन फ्रेंच बोलने वाले। तो पहला क्या था कि पहला क्या था यार, ये चारों जो अमेंडमेंट बताएंगे चारों प्लीज आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ जाता है कि राइट द व्हाट आर द अमेंडमेंट्स दैट आर टेकन इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो पहला क्या था कि जो नंबर्स ऑफ डच और फ्रेंच कम्युनिटी के जो लोग रहेंगे, ठीक, डच और फ्रेंच जो मिनिस्टर रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक। क्या क्यों इक्वल रहेंगे, इसलिए रहेंगे क्योंकि वहाँ पर दोनों के बीच में यूनिलेटरली गवर्नमेंट, मतलब कि किसी को कोई एक पक्ष में वहाँ पर कोई भी लॉ को पास नहीं करेगा या फिर कोई भी एक पक्ष में कोई भी डिसीजन ना ले, यूनिलेटरली, ठीक। दूसरा दूसरा क्या था कि मेनी ऑफ द पावर सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन टेकन एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। अब हुआ क्या कि जितना पावर सेंट्रल में था, ठीक, अब उससे कुछ पावर लेकर के किसको दे दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ किस क्या बोला, टू रीजन ऑफ कंट्री, और 2 रीजन का, एक था पूरा सेंट्रल लेवल पर और एक क्या था कि उसका जो कैपिटल सिटी था ब्रुसेल्स, उसमें भी। अब दोनों जगह पर अगर गवर्नमेंट बनेगा, ठीक, तो दोनों में क्या करेगा, अगर कोई भी मिनिस्टर बनता है तो वह इक्वली बनेगा और पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, क्या सेंटर में भी और स्टेट में भी, जितना पावर सेंटर के पास उतना पावर स्टेट के पास, ठीक। क्योंकि क्योंकि क्या होगा, दोनों में भेदभाव ना, क्योंकि स्टेट में कुछ और चला, सेंटर कुछ और लॉ पास कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट रहेगा तभी ना उसका पता रहेगा हमारे स्टेट में क्या चल रहा है, उसके अनुसार लॉ बनेगा, ठीक। तो ये क्या कर दिया, जो बहुत सारा पावर सेंटर के पास था उसको कुछ लेकर के और किसको दे दिया, स्टेट को। अब होता क्या है कि अब तीसरा क्या है कि ब्रुसेल्स हैज द सेपरेट गवर्नमेंट, ठीक, इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब हम जाते हैं ब्रुसेल्स है क्या, ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी था ब्रुसेल्स, जो हम लोग पढ़े थे
कि जो कहाँ था, ये जो बीच में यहाँ पर जो था इसको क्या बोलते थे, ब्रुसेल्स बोलते थे, ये क्या कैपिटल सिटी था। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग देखते थे कि पूरे लोग में यहाँ भी रह रहे हैं और यहाँ भी, ठीक, और जो यहाँ पर ज़्यादा बोलने वाले हैं यहाँ पर कम बोल रहे हैं, और यहाँ जो कम बोलने वाले हैं यहाँ ज़्यादा बोलने वाले हैं, ठीक। अब होता क्या है कि जो यहाँ अब यहाँ का एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया, ठीक, और बोला क्या गया कि जितना नंबर ऑफ फ्रेंच बोलने वाले रहेंगे उतना नंबर ऑफ डच बोलने वाले भी मिनिस्टर यहाँ पर रहेंगे, ठीक। यह क्या था तीसरा, अभी क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वही चार वाला बात, अगर दो फ्रेंच तो दो डच बोलने वाले, ठीक। तो ये क्या था, तीसरा अमेंडमेंट था, ठीक है। तो ये आप तीनों अमेंडमेंट, चलो तीनों एक बार फिर से बताए। तो पहला क्या था कि जो जितना नंबर ऑफ डच बोलने वाले रहेंगे उतना नंबर ऑफ फ्रेंच बोलने वाले कहाँ रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक। क्यों, क्योंकि पावर कोई भी डिसीजन यूनिलेटरली ना हो, किसी को कोई भी डिसीजन एक तरफा ना लिया जाए, ठीक। दूसरा क्या था कि जो मेन जो बहुत सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर था उसको लेकर किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों क्यों दे देगा, क्योंकि दोनों दोनों अपने अनुसार पावर को जनता के बीच रखेंगे, ठीक। और क्या बोल दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट में होगा वह किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगा। कहने का मतलब कि जो पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया, ठीक, उसमें कोई भी हस्तक्षेप सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा। जो अपना लॉ बनाना है स्टेट गवर्नमेंट को वो अपना बनाए पास करे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई टांग नहीं हराएगा, ठीक है। तो तीसरा क्या था कि जो उसका जो ब्रुसेल्स था कैपिटल सिटी, उसमें भी क्या एक नया गवर्नमेंट बना और वहां पर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रख दिया गया, किस चीज का, फ्रेंच और डच बोलने वाला। तो चलिए जल्दी से नोट करिए, हम लोग चौथे अमेंडमेंट के पास चलते हैं। चौथा क्या है, तो चलिए हम लोग तीन हो चुका है, हम लोग चलते हैं चौथा पर, ठीक। चौथा क्या बोलता है कि अपार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी क्या कर दिया कि एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, ठीक, जिसका नाम क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट था कैसा, इस गवर्नमेंट का काम क्या था और इसको कौन इलेक्ट करता था वो जानते हैं, ठीक। ये आपका तीसरा अमेंडमेंट है, ठीक। ठीक, चार में से क्या था, तीसरा। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये क्या थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाने गया, यही इसका 4 संशोधन था इस संविधान का। कहाँ का, बेल्जियम का। अब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक, इसके बारे में जानते हैं, कौन इलेक्ट करता था, कैसे बनता था और इसका क्या काम था, ठीक। दिस गवर्नमेंट हैज बीन अ पावर रिगार्डिंग टू कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। यह जो गवर्नमेंट बना, यह गवर्नमेंट के पास किस चीज का पावर था, कल्चर का, एजुकेशन का और रिलीजन का, वहाँ के परंपरा, धर्म और शिक्षा, ठीक, शिक्षा। इस चीज के पावर, इस चीज में और कोई भी दिक्कत होता है, इस चीज को सॉल्व करने का पावर किसको मिल गया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट का, ठीक। इसका काम ही था। अब जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट था, ठीक, इन बेल्जियम इज क्या, इलेक्टेड बाय वोटर्स। अब वहाँ इलेक्शन हुआ, ठीक, और इलेक्शन के थ्रू वोट से इसको जिताया जाता था, इसमें चूज किया जाता था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन बनेगा, ठीक। अब बिलोंगिंग टू वन ऑफ द थर्ड स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। अब जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बना, ठीक, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये डच, फ्रेंच और जर्मन, जो 1% जर्मन थे लास्ट में यहाँ साइड में, हाँ, जो रेड कलर से इस तरह से घिसे हुए थे जो 80% थे, ठीक, वह जो फ्रेंच, डच और जर्मन। अब ये तीनों कोई मैटर नहीं कर रहा है कि ये लोग सेंटर में रह रहे हैं कि इसके कैपिटल सिटी में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं उससे मतलब नहीं करेगा, ठीक। तीनों मिल करके इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, ठीक। और इनका जो काम रहा, तीनों कौन था, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लैंग्वेज वाले जो लोग हैं, ठीक। अब इनका काम क्या रहा है, जो भी कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड कोई भी इशू है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहीं तक इसका क्या था, 4 गो संशोधन था, ठीक। चारों संशोधन उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया, ठीक। तो हम लोग श्रीलंका की स्टोरी जाने और बेल्जियम की स्टोरी जाने। अब दोनों में देखिए कितना डिफरेंस हो गया। अब देखिए श्रीलंका हुआ ही पावर को मेजोरिटी के आधार पर शेयर किया था, इसमें सिविल वॉर हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ की सरकार बनी था, सबको देखते हुए कि हमारे देश में अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रह रहे, अलग लैंग्वेज बनने वाले, अलग कल्चर बनने वाले, ये सबको मद्देनजर रखते हुए बढ़िया से देखते हुए क्या कि यहाँ पर पावर को शेयर किए, अपने संविधान को 4 बार अमेंड किए, 4 बार संशोधन किया, ठीक। और यहाँ देखिए कुछ हुआ भी नहीं और कितना बढ़िया से पावर बट गया और इस कंट्री में कोई भी बात विवाद नहीं हुआ, कंट्री बढ़िया से कंटिन्यूसली डेवलप कर ही रहा था और अब करते ही रह जाएगा, ठीक। लेकिन वहाँ देखिए श्रीलंका क्या, कंट्री का भी नाश हो गया, लोग भी मर गए, कुछ फायदा भी नहीं मिला करके, ठीक।
अब इसीलिए अब इसी दोनों स्टोरी को समझते हुए आपको हम क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक, बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी से आपने क्या सीखा, बताइए। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी भी जगह पर आप प्लीज़ इसको आप लिख करके ज़रूर भेजिएगा। ठीक, क्योंकि इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का कि आप लोग क्या समझे, क्या लिखे। हम पढ़ाए से हम जो आपको पढ़ाए, ठीक, क्या रंग लाया कि नहीं, क्या आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा लिख करके आंसर, हमको इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। ठीक, अगर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के बच्चे को तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर ना मिले, ठीक, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल होगा। ठीक, अगर ना मिले तो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर इस पर भेज दीजिएगा 8521079717। अपना जगह और नाम दोनों लिख करके भेजिएगा। ठीक, तभी तो पता चलेगा कहाँ कहाँ से देख रहे हैं बच्चे लोग मेरे। ठीक, तो क्या कहना चाहेंगे, यही कहेंगे कि आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। ठीक, और इस चीज़ का इस जो क्लास है इसका हम लोग अब ख़त्म करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन लाइन के थ्रू। ठीक, 1 मिनट। कि कि इस जो क्लास है इसका अंत करते हैं एक हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी था, वाजपेयी जी का जो कविता है वह जो थे उनके कविता से इस क्लास को अब अंत करते हैं, लास्ट करते हैं। फिर अगला जो लेक्चर है उसमें समझेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सत्ता की साझेदारी क्यों, सत्ता की बंटवारा क्यों, आखिर क्यों जरूरी है करना। ठीक, तो चलिए लाइन क्या है कि गीत नया गाता हूँ टूटे हुए सपनों की, सुने कौन सिसकी, अंतर की चोर व्यथा पलकों पर ठिठकी। क्या है कि गीत नया गाता हूँ टूटे हुए सपनों की, कौन सिसकी, अंतर की चोर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।